हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 22 की, जो कि बात करता है पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह होना और दिवालिया होने पर क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है। तो क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, डेथ होने पर या उसकी मैरिज होने पर या वह व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो क्या वह केस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऑर्डर 22 उसके बारे में डिटेल में बात करता है और कहता है कि रूल 1 कहता है इसका कि नो अवेटमेंट बाय पार्टी डेट इफ राइट टू स्यू सर्वाइव, यानी कि यदि बात लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता, यानी कि राइट बचा हुआ है बात लाने का, तो उस केस में वो जो केस है वह खत्म नहीं होगा। उस राइट के आधार पर जो भी उसका प्रतिनिधि है, जो भी उसका उत्तराधिकारी है, वह व्यक्ति क्या है बात ला सकता है, कंटिन्यू रख सकता है। यदि बात लाने वाले का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से जो है बात का जो उपशमन है वह खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सर्वाइवल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डाई एंड राइट टू स्यू सर्वाइव्स। जहां कई वादियों प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और बात लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है, डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ है, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और वहां वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा रहता है, वहां न्यायालय अभिलेख में उस भाग की एक प्रविष्टि करेगा और बाद उत्तरजीवी वादी और प्रतिवादी वादियों की प्रेरणा पर उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध आगे चलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है रूल 3। रूल 3 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सर्वाइवल प्लेंटिफ और ऑफ सोल प्लेंटिव्स। कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दिशा में क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। जहां दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार केवल उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बचा नहीं रहता है, वहां या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी ही मृत्यु की हो, जो एकलौता जो है उसमें प्लेंटिफ है और उसी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और आगे बात को आगे के लिए क्या है प्रोसेस करेगा। यानी कि एक ही वादी है तो उसमें उस केस में क्या है, जो उसके विधिक प्रतिनिधि है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या है आगे बाद अगर वे आवेदन करते हैं कि केस आगे बढ़ाया जाए तो उस केस में वो केस क्या है कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है कि जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नियम 1 के दिन नहीं किया जाता है कि जो वादी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वह किसी तरह का आवेदन कोर्ट में नहीं करते हैं, तो उस केस में वहां बात का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृतक वादी का संबंध है, जहां तक उस वादी का राइट है वहां तक वो केस क्या है खत्म हो जाएगा। और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चों को उसके पक्ष में अधिनिर्णित कर सकेगा जो उसके बाद की प्रतीक्षा में अवगत किए गए हों और मृतवादी की संपदा से वसूल किए जाएंगे। और अगर वह किसी तरह का कोई खर्चा है वो है तो जो व्यक्ति जो वादी प्लेंटिफ मर गया है उसकी जो संपत्ति है उससे वसूल किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु होने की दिशा में क्या प्रोसीजर होगा। जैसे कि वादी की दिशा में क्या प्रोसीजर हुआ था, अब प्रतिवादी में क्या होगा। रूल 4 कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द वन ऑफ सर्वाइवल डिफेंडेंट और ऑफ सोल डिफेंडेंट। जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और बात लाने का अधिकार केवल अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी का एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और बात लाने का अधिकार बचा रहता है, उस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय मृतक प्रतिवादियों के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाएगा और बाद में आगे के लिए अग्रसर होगा। जैसा कि वादी के केस में था
कि अगर अधिकार बचा रहता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उनको क्या है उसमें पक्षकार पार्टी बना दिया जाएगा केस में और आगे का केस प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन अगर अधिकार ही नहीं बचा रहता है तो उस केस में कोई केस है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार पक्षकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति जो मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के नाते अपनी हैसियत के लिए समुचित प्रतिरक्षा कर सकेगा, डिफेंस रख सकेगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सब रूल 3 कहता है कि जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन जो उपनियम 1 के अधीन नहीं किया जाता है वहां बात का जहां तक प्रतिवादी के विरुद्ध है उपशमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो केस, जहां तक प्रतिवादी का जहां वो है इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं कि सब रूल 4 कहता है कि न्यायालय जब कभी यह वह ठीक समझे वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है और उसे जो फाइल कर देने पर सुनवाई के समय उपसंजात होने, कोर्ट में अपेयर होने और प्रतिवाद करने में असफल रहता है, अपनी रक्षा करने में असफल रहता है, विधिक प्रतिनिधि के प्रस्तावित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णित उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और वहां वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने से पूर्व सुनाया गया हो। तो इस केस में क्या है जो डिसीजन है वो सुना दिया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं जहां वादी प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था, जो वादी है जो प्लेंटिव है जिसने केस किया था वह प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है, उससे अनभिज्ञ है, उसे पता ही नहीं है और इस कारण से वह इस नियम के अधीन प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि का पद स्थापन करने के लिए आवेदन परिसीमा अधिनियम 1963 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं कर सका था और उसके परिणाम स्वरूप क्या है बात खत्म कर दिया गया। तो उस केस में क्या है ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि उसे पता ही नहीं था, कारण ही नहीं पता था कि इसकी प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पक्षकार बनाना है। नेक्स्ट कहते हैं वादी परिसीमा अधिनियम जो है उसकी अवधि के अवसान हो जाने, खत्म हो जाने पर उपशमन अर्थात करने के लिए आवेदन कर सकता है और इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन उस आवेदन को इस आधार पर ग्रहण किए जाने के लिए भी आवेदन कर सकता है कि वह इस तरह से अनभिज्ञ था और उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसने आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था। तो वह रीजन बता के क्या है कोर्ट को उस केस को द्वारा कंटिन्यू करने के लिए कह सकता है, आवेदन कर सकता है। वहां न्यायालय उक्त धारा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय ऐसे अनियमितता के तथ्य पर यदि उसे लगता है कि जहां वाकई वह व्यक्ति जानता नहीं था कि डिफेंडेंट की मृत्यु हो चुकी है उचित कारण लगता है तो कोर्ट क्या है उसको अपना जो उसे डिसीजन लेना है और केस को कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं रूल 4A। रूल 4A कहता है कि प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि ना होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी कि जो व्यक्ति मरा है जिसकी डेथ हुई है उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो उस केस में वह क्या प्रोसीजर अपनाएगी। तो यदि किसी बाद में न्यायालय की यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे पक्षकार का जिसकी मृत्यु बात के लंबित रहने के दौरान हो गई है, कोर्ट की केस का ट्रायल चल रहा है और उसकी मृत्यु हो गई है, कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तो न्यायालय बाद के किसी पक्षकार के आवेदन पर मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अनुपस्थिति में कार्रवाई कर सकेगा और आदेश द्वारा महाप्रशासक या न्यायालय के किसी अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसको वह मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझता है बाद के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगा और बाद में तत्पश्चात दिया गया कोई निर्णय या किया गया कोई आदेश मृतक व्यक्ति की संपदा को उसी सीमा तक आवृत्त करेगा जितना वह तब करता जब मृतक व्यक्ति का निजी प्रतिनिधि जो है वाद के पक्षकार के रूप में रहा होता। तो कोर्ट क्या है अपना क्या है रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकती है और केस का डिसीजन दे सकती है और उस जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से जितना वो केस से रिलेटेड कोई खर्चा है, कोई जो जजमेंट आया है उतना ही वह उससे निकाल के, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसका जिंदा होता या कोई होता तो जिस केस में वह ऐसा करती वही सेम अप्लाई होगा प्रोसीजर। नेक्स्ट आते हैं कि न्यायालय इस अधिनियम के अधीन आदेश देने से पूर्व
यह उपेक्षा कर सकेगा कि मृतक व्यक्ति की संपदा में हित रखने वाले ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हो जिसको न्यायालय ठीक समझता है, आदेश के लिए आवेदन की सूचना दी जाए, और यह भी निश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति की मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया प्रस्थापित है, वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए रजामंद है और वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के हित के प्रतिकूल कोई हित नहीं रखता है, तो उस केस में ऐसे व्यक्ति को क्या है, रिप्रेजेंटेटिव की तौर पर बना के उसको केस में डिसीजन दिया जाएगा जो उसकी संपत्ति, जो मृतक व्यक्ति की संपदा का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जहां इस संबंध में प्रश्न उद्भूत हुआ होता है कि कोई व्यक्ति मृतवादी या मृत प्रतिवादी का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो सच में उस जो मृतक वादी या प्रतिवादी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पैदा होता है तो कोर्ट क्या है, इसका डिटर्मिनेशन करेगी, इस पर विचार करेगी। परंतु जहां ऐसा प्रश्न अपील न्यायालय के समक्ष उद्भूत होता है, वहां वह न्यायालय प्रश्न का अवधारण करने से पूर्व किसी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दे सकेगा कि वह इस प्रश्न का विचारण करे और अभिलेखों को जो ऐसे विचारण के समय अभिलिखित किए जाए साक्ष्य में, और यदि कोई हो अपने निष्कर्ष और उसके कारणों के साथ वापस करे और अपील न्यायालय इस प्रश्न का अवधारण करने में उन्हें ध्यान से रख सकेगा। तो इस तरीके से वो अगर अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो अपीलीय न्यायालय जो निचली अदालत है उसको ऑर्डर करेगी कि आप सारा कुछ इसका डिटर्मिनेशन करके, विचारण करके कि क्या वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, वह सारा बताएं और उसकी एक रिपोर्ट क्या है तैयार करके मुझे वापस करें। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है कि सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने से उपसंबंध न होना। पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, चाहे वाद हेतु बचा हो या ना बचा हो, सुनवाई की समाप्ति और निर्णय के सुनाने के बीच वाले समय में किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण कोई भी उपसंबंध नहीं होगा। यानी कि जो निर्णय सुनाया जाना है उसके बीच अगर किसी तरह की क्या है मृत्यु हो जाती है तो क्या है, केस खत्म नहीं होगा। ऐसी दशा में मृत्यु हो जाने पर भी निर्णय सुनाया जा सकेगा, उसका वही बल या प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने से पूर्व सुनाया गया हो। यानी कि अगर निर्णय डिसीजन पर केस पहुंच चुका है तो वह निर्णय सुनाया जाएगा एज इट इज, और उस केस में उसका वही प्रभाव होगा जैसे कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं, उस पक्षकार की मृत्यु नहीं होती तो होता। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है कि स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण बात का उपसंबंध नहीं होना। सूट नॉट अवेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। स्त्री जो है, जो लड़की है, जो महिला है, वादी या स्त्री प्रतिवादी है, कोई भी महिला वादी है या प्रतिवादी है, कोई भी लड़की का विवाह बात का संबंध नहीं करेगा कि उसकी मैरिज हो गई है तो उससे क्या है, कोई केस खत्म नहीं होगा। किंतु ऐसा हो जाने के बाद, ऐसा होने जाने पर भी बाद निर्णय तक अग्रसर किया जा सकेगा, जजमेंट तक उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, और वहां स्त्री प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री है, वहां वह उसे उस अकेली के विरुद्ध निष्पादित की जा सकेगी। अगर वह प्रतिवादी है, जो लेडीज है वह प्रतिवादी है, तो उस केस में उसके विरुद्ध कोई अगर डिक्री पारित की गई है तो उस अकेले के विरुद्ध क्या है, पारित किए जा सकेगी। जहां पति अपनी पत्नी के ऋणों के लिए विधि द्वारा दायी है, वहां डिक्री न्यायालय की अनुज्ञा से पति के विरुद्ध भी निष्पादित की जा सकती है। अगर जो है पति जो है उसके लिए, पत्नी के जो भुगतान के लिए, ऋणों के लिए अगर दायी है तो उस केस में पति के विरुद्ध भी क्या है, निष्पादित की जा सकेगी, और पत्नी के पक्ष में हुए निर्णय की दिशा में डिक्री का निष्पादन उस दशा में जिसमें कि पति डिक्री की विषय वस्तु के लिए विधि द्वारा हकदार है, ऐसी अनुज्ञा से पति के आवेदन पर किया जा सकेगा। तो उस केस में पति के आवेदन पर क्या है, इस तरीके से यह डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है वादी का दिवाला कब बात का वर्जन कर देता है। जेबैन प्लेंटिव इंसॉल्वेंसी वार सूट।
किसी ऐसे वाद में जिसे समुद्देशित या रिसीवर वादी के लेनदारों के फायदे के लिए चला सकता है, वाद का संबंध वादी के दिवाले से या उस दशा में सिवाय नहीं होगा जिसमें कि ऐसा समुद्देशित या रिसीवर ऐसे वाद को चालू रखने से इनकार कर दे, या जब तक कि न्यायालय किसी विशेष कारण से अन्यथा निर्देश न करे, उस बात के खर्चों के लिए प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय निर्देश करे देने से इनकार कर दे। नेक्स्ट कहते हैं कि जहां समुद्देशित बात चालू रखने या प्रतिभूति देने में असफलता रहता है, वहां क्या प्रोसीजर होगा। जहां जो है रिसीवर बात चालू रखने में ऐसे आदेश समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है या देने से इनकार करता है, वहां प्रतिवादी बात को वादी के दिवाले के आधार पर खारिज कराने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय बात को खारिज करने वाला और प्रतिवादी के वे खर्चे जिन्हें उसने अपनी प्रतिरक्षा करने में उपगत किया है अधिनिर्मित करने वाला आदेश कर सकेगा और वे खर्चे ऋण के तौर पर वादी संपदा के विरुद्ध साबित किए जाएंगे। तो ये बताता है कि वादी का दिवाला कब बात का वर्जन कर देता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है उपशमन या खारिज होने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अवेटमेंट एंड डिसमिसल। जहां बात का इस आदेश के अधीन क्या है समाप्त हो जाता है, केस उपशमन हो जाता है और वह बात खारिज कर दिया जाता है, वहां कोई भी नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा। तो वो नया वाद क्या है द्वारा नहीं ला सकता। वादी या मृतक वादी का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालिया वादी की दशा में उसका समुद्देशित या रिसीवर उपशमन खारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि बात चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था, तो न्यायालय खर्चे के बारे में ऐसे शर्तों के पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे उपशमन या खारिजी अपास्त कर देगा। नेक्स्ट कहता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के उपबंध उपनियम 2 के अधीन आवेदनों को लागू होंगे। तो क्लेरिफिकेशन है कि इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पश्चातवर्ती बाद में ऐसे तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा का वर्जन करती है जो उस बाद में वाद हेतुक बनते थे, जिसका इस आदेश के अधीन उपशमन हो गया है या जो खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है कि बाद में अंतिम आदेश होने के पूर्व समुदेशन के दशा में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट। वाद के लंबित रहने के दौरान किसी हित के समुदेशन, सर्जन या न्यायगमन की अन्य दशाओं में वाद न्यायालय की इजाजत से उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखा जाएगा जिसका ऐसा हित प्राप्त या न्यायगत हुआ है। यानी कि बात के लंबित रहने के दौरान किसी का हित क्या है, पता चलता है कि वह बात में उसका कोई हित है, तो वह जो केस है वो कंटिन्यू रहेगा। किसी डिग्री की अपील के लंबित रहने के दौरान उस डिग्री की कुर्की के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा हित है जिसमें उस व्यक्ति जिसने ऐसी कुर्की कराई थी उस उपनियम 1 का फायदा उठाने का हकदार हो गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 10A। रूल 10A कहता है न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट डेथ ऑफ द पार्टी। जहां बाद में किसी पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को, जो एडवोकेट है जो उस केस को लड़ रहा है, जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है, तो वह न्यायालय को इसकी इत्तला देगा, सूचना देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा। उस प्रयोजन के लिए प्लीडर या मृतक पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो एडवोकेट और पक्षकार के बीच होता है तो वह अस्तित्व में मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है आदेशों का अपीलों को लागू होना, आदेश का अपीलों को लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स, इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील so far as may be the word plaintiff shall be held to include an
appellant, the word defender in respondent and the word suit is an appeal. इस आदेश को अपीलों को लागू करने में जहां तक हो सके वादी शब्द के अंतर्गत अपीलार्थी आएगा, कोई अपील होती है। प्रतिवादी शब्द के अंतर्गत प्रत्यर्थी आएगा और वाद शब्द के अंतर्गत अपील समझी जाएगी। यानी कोई अपील किसी केस में की जा रही है तो उसमें जो वादी है वो क्या कहलाया जाएगा, अपीलार्थी, जो प्रतिवादी है वो प्रत्यर्थी और जो वाद है उसको क्या कहा जाएगा, अपील। तो ये कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 12, लास्ट रूल है ऑर्डर 22 का, आदेश का कार्रवाइयों को लागू होना। नियम 3, नियम 4 और नियम 8 की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाइयों को लागू नहीं होगी। तो ये क्लियर था रूल 12 तक। इफ यू लाइक माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में अदर ऑर्डर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और मेरे जो CPC जो है CRPC सारे प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।